हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी। मैं कपिल सांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ईवीएस की इस नई क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हमने जो पढ़ा है वो इंट्रोडक्शन पार्ट के रूप में हमने पढ़ लिया था कि रिवर्स को हम जो है ड्रेनेज पैटर्न के नाम से पढ़ते हैं, यानी कि अपवाह तंत्र के नाम से पढ़ते हैं। और इंडिया की सारी रिवर्स को हमने पढ़ा था कि दो पार्ट में करके डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक ऐसी रिवर्स जो हिमालयन ड्रेनेज पैटर्न का रिवर्स कहा जाता है, और दूसरी है पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां हैं उनके बारे में कहा जाता है। हिमालयन में हमने तीन नदियां पढ़नी है। एक इंडस रिवर जिसको सिंधु नदी भी कहते हैं, उसके बाद दूसरी गंगा रिवर है जो कि हिमालय से ही निकलती है, और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र रिवर, ये तीन रिवर हमको पढ़नी है। लेकिन अगर पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो बहुत सारी रिवर्स है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और साथ साथ नर्मदा और तापी। ये सारी रिवर्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए, हमने कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं और हमने दोनों सिस्टम के बीच में, हिमालयन रिवर्स के बीच में और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी कर लिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है और आप पहली बार आए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखना है ताकि आपका कंसेप्ट बढ़िया फॉर्मेशन हो। दूसरा, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कम टाइम में और इधर उधर की बातें ना करके कंसेप्ट पूरा पढ़ाया जाए और उसके क्वेश्चन भी आपको करवाए जाए, और साथ ही साथ इतनी बार रिवाइज करवाया जाए कि आपको वो याद भी हो जाए। तो एक फ्रूटफुल क्लास हो जाएगी कम टाइम के अंदर। बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि 10 या 20 क्वेश्चन करवाते रहते हैं और डेढ़ डेढ़ घंटे तक आपको जो है कमेंट को पढ़ पढ़ के जवाब देते रहते हैं। तो 10 से 20 क्वेश्चन नहीं, हमारा टारगेट हमेशा रहता है ऑप्शन को यूज करके 40 से 50 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर या 40 मिनट के अंदर हम कवर करते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं, हमारा टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। और टॉपिक जो है उसमें हम वन बाय वन रिवर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिवर्स जो इंडिया की रिवर्स है उनके बारे में वन बाय वन रिवर्स को आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने ग्रुप के रूप में तो थोड़ी सी उसकी खास बातें पढ़ भी ली हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, सबसे पहले उससे शुरू करेंगे जिसका नाम है गंगा रिवर। ठीक है, तो गंगा रिवर द होली रिवर, इसको नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया है। ध्यान रखना, आपसे पूछे कि कौन सी रिवर को नेशनल राष्ट्रीय नदी के रूप में संज्ञा दी गई है। उसके बाद इसको लिविंग बीइंग की जो है उपाधि दी गई है, मतलब जीवित जो है सजीव चीज की उपाधि भी दी गई है। कौन सी रिवर को? गंगा को दी गई है, ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले एक मोटी मोटी इसकी चीजें देख लेते हैं कि गंगा रिवर को जो है उसका रास्ता क्या है, और गंगा रिवर को जो है हम किस पार्ट में कैसे करके डिवाइड करके पढ़े। तो आपको देखिए, गंगा रिवर का मैं रास्ता बताता हूँ, और उसको पहले हम उत्तराखंड में पढ़ेंगे। और उत्तराखंड के उत्तर काशी नामक स्थान से एक स्थान है जिसका नाम है गोमुख, और गोमुख स्थान पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का उद्भव होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम गंगा नहीं होता है, भागीरथी होता है। तो यहाँ से जब रिवर चलती है, ठीक है, और शुरुआत में ये साउथ की तरफ जाती है। आपको मैप पढ़ना आता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, और इधर वेस्ट होता है। ठीक है, और इधर साउथ होता है। तो आपको लगेगा ये साउथ की तरफ जा रही है, फिर थोड़ी देर बाद ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है, और फाइनली आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है सीधी। ठीक है, तो ये इसका रास्ता होगा, और फाइनली ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे जाके कुछ एक्टिविटी होगी, वो आपको बाद में बताएंगे। और ये तो हमको समझ में आ गया कि गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गोमुख नामक स्थान पर, और उत्तराखंड का वो स्थान है। उत्तराखंड में कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी है ये भी आपको समझना है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, तो पूरा डिटेल में आपको ये चीजें समझा रहा हूँ, बार बार रिवाइज होगी तो आपको याद भी हो जाएगी। अब क्योंकि उत्तराखंड के अंदर इस रिवर के अंदर बहुत सारी रिवर्स मिल जाती हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग से करके समझाना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर क्या कहानी होती है। गंगा रिवर जो है वो स्टार्टिंग में आप देखते हैं गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री से गंगा जो निकलती है उसका नाम है भागीरथी। अभी इसका नाम गंगा नहीं पड़ा है, गंगोत्री जो कि गोमुख नामक स्थान के पास है। इसमें एक रिवर आकर मिलती है जिसका नाम है भिलांगना। जहां पर ये रिवर आकर मिलती है भिलांगना, वहां पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी डैम। कभी कभी पूछ लेता है किस नदियों के संगम पे है, तो भागीरथी और भिलांगना के संगम पे है। अब देखिए, यहाँ पर जो ये डैम है टिहरी डैम, ये इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, आपको ये याद रखना है। अब एक कहानी और बनती हुई दिखाई देती है क्या,
कि एक रिवर है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा रिवर के किनारे पर है बद्रीनाथ। तो यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है अलकनंदा। इस रिवर के अंदर एक रिवर आके मिल जाती है जिसका नाम है धौली गंगा। और जहां पर ये आके मिलती है वहां पर एक मठ है जिसका नाम है जोशी मठ। तो देखिए अलकनंदा रिवर में पहले धौली गंगा आके मिलेगी, उसके बाद इसी रिवर के अंदर जब ये आगे बढ़ेगी तो एक और रिवर आकर मिलेगी जिसका नाम है पिंडर रिवर। ठीक है, तो ये जो अलकनंदा जो है ये कहां से निकलती है, ये अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ध्यान रखना कि अलकनंदा आपसे पूछे कि कहां से निकली, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ। यहां से ये निकलती है, हिमानी है, बर्फ जमी हुई है, बर्फ की नदी वो पिघलती रहती है। तो वहां से अलकनंदा निकली और उसमें आके मिल गई कौन सी, धौली गंगा। फिर एक और रिवर में आके मिलेगी, पिंडर ग्लेशियर से बन के पिंडर रिवर बन गई। अब जहां पर भी ये रिवर मिलेगी कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर हमने देखा जोशीमठ है, तो यहाँ पर कर्ण प्रयाग है। जब दो रिवर जहां पे मिलती है उसको प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, और जब कई रिवर मिल जाती है जैसे इलाहाबाद में आके मिलती है उसको प्रयागराज कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पिंडर रिवर आके मिल गई है। ठीक है, और इस जगह को जहां पर आके मिली है उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, कर्ण प्रयाग। ठीक है, यहाँ पर कौन सी दो रिवर मिली है, अलकनंदा और पिंडर। ठीक है, अलकनंदा प्लस पिंडर, ये रिवर मिली है। अब जब ये रिवर आगे बढ़ती है तो लेफ्ट, ये तो राइट की तरफ से, जिधर जिस तरफ नदी चलती है ना उसी तरफ उसका मुंह काउंट करते हैं। तो अब ये रिवर लेफ्ट की तरफ से आई थी, ये भी लेफ्ट की तरफ से आई थी। अब एक रिवर आती है राइट की तरफ से। ठीक है, और इस रिवर का नाम है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी रिवर के ही किनारे पर एक और जो है रिलीज प्लेस है जिसका नाम है केदारनाथ। अलकनंदा पे हमने क्या बताया था, बद्रीनाथ, और यहाँ पर है केदारनाथ। मंदाकिनी रिवर के जो है तट पर ये जो है केदारनाथ है। मंदाकिनी रिवर जहां पे आकर अलकनंदा में मिलेगी, ठीक है, तो अलकनंदा में जब ये आके मिलेगी तो यहाँ पर एक प्रयाग बनेगा। इस प्रयाग का नाम है रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में क्या है, वही अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, ये आके मिलती है रुद्रप्रयाग में। अब आगे भी इस रिवर का नाम जो है अब अलकनंदा ही है, ध्यान रखना। अब इस रिवर के अंदर फाइनली आप देखते हैं कि ये भागीरथी आके मिल जाएगी, और जहां पर ये आके मिलेगी इसको कहते हैं देवप्रयाग। जब ये मिल जाती है उससे बाद जो एक रिवर आगे चलती है उसका नाम पड़ जाता है गंगा। तो ये सारी इतनी सारी कहानी जो है वो सारी की सारी उत्तराखंड के अंदर हो रही है। तो छोटा सा प्लेस है, तो यहाँ पे दिखाएंगे तो सारी चीजें उलझ जाएंगी। तो बेटर है कि उसको अलग अलग करके समझाया जाए, पढ़ाया जाए। अब फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार कि गंगोत्री से, ग्लेशियर से कोमुख नामक स्थान पर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में रिवर निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी में लेफ्ट की तरफ से, आपको यह भी ध्यान रखना है कि लेफ्ट है या राइट है, कभी कभी पूछ लेता है। तो भिलांगना रिवर आके मिलती है, टहरी बांध बना हुआ है, आगे भी इसका नाम भागीरथी ही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब बात करते हैं कि दूसरी जगह एक और कहानी चल रही है, वो क्या है कि सतोपंथ ग्लेशियर से, यहां से आपको देखेंगे कि एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा में लेफ्ट की तरफ से एक रिवर आकर मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा। अब अलकनंदा के तट पर एक हमने रिलीजियस प्लेस पढ़ा जिसका नाम है बद्रीनाथ। जहां पे धौली गंगा इसमें आके मिलेगी वहां पर है जोशीमठ। अब आगे लेफ्ट की तरफ से एक और रिवर आके मिलती है पिंडर। पिंडर जो है वो पिंडर ग्लेशियर से मिलेगी, और यहाँ पर जहां पे आके मिलेगी उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। तो यहाँ पर देखिए अलकनंदा और पिंडर नदियां मिली है। अब आगे ये अलकनंदा जब बढ़ती है तो आगे अब की बार राइट की तरफ से एक रिवर आती है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ धाम है। ठीक है, पूछ लेता है कभी कभी। अब यहाँ पर जब ये अलकनंदा में आके मिलेगी तो इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेगी। अब जब ये आगे बढ़ेगी तो ये जो अलकनंदा रिवर, मेन रिवर चल रही है, ये भागीरथी में आके मिलेगी। भागीरथी रिवर जो ये आगे बढ़ रही है इसमें आके मिलेगी, और जहां ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे उसको कहते हैं देवप्रयाग। और इसी देवप्रयाग के बाद उसका नाम पड़ता है गंगा। तो कभी कभी अगर गंगा कहाँ से निकलती है, ठीक है,
और उसमें गंगोत्री ना दिया हो तो देख लेना देव प्रयोग दिया दिया होगा, यानी कि गंगा का नाम देव प्रयाग में जाके गंगा पड़ता है। गंगोत्री दिया हो तो फिर आंसर गंगोत्री पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं दिया है तो फिर देव प्रयाग उसमें ढूंढना चाहिए, हमें गोमुख ढूंढना चाहिए, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ढूंढना चाहिए। तो अब बात होगी हमारी उत्तराखंड की, और देव प्रयाग के बाद ही इसका नाम गंगा पड़ता है। कभी कोई पूछ लेता है कि कहाँ किस स्थान के से जो है गंगा का एक्चुअली नाम गंगा पड़ जाता है, तो देव प्रयाग से, ये भी उत्तराखंड में ही है। तो ये कहानी होगी उत्तराखंड की, और उसको हम इतना डिटेल में यहाँ नहीं दिखा सकते थे, हमने अलग से स्टडी किया। ठीक है, तो रिवर आगे बढ़ रही है, अभी साउथ ईस्ट में चलेगी थोड़ी सी और फिर ईस्ट की तरफ चली जाती है। ठीक है, ये इसका कोर्स है। अब हम देखते हैं कि इस रिवर की जो है सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, सहायक नदी कौन सी है, एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी इसके लेफ्ट में वेस्ट की तरफ से निकलती है, उत्तराखंड के बंदरपूछ नामक स्थान पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और ये उत्तराखंड के बंदरपूछ डिस्ट्रिक्ट से है। यहां से ये इसके वेस्ट में पैरेलल फ्लो करती है, और पैरेलल फ्लो करते हुए ये काफी लंबी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। ट्रिब्यूटरी ऐसी रिवर होती है जो दूसरी रिवर में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो एक स्थान है उत्तर प्रदेश के अंदर जिसका नाम अब प्रयागराज है, वहां पर आकर फाइनली ये रिवर मिल जाती है किसमें, गंगा के अंदर। गंगा रिवर, ये जो मेन रिवर है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके हाईलाइट कर लेते हैं ताकि बाकी रिवर से ये अलग दिखाई दे। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। लेकिन ये जो रिवर है, यमुना रिवर है, इसके अंदर राइट की तरफ से, क्योंकि ये रिवर इस तरफ मूव कर रही है तो इसका मुंह इस तरफ है, तो इसके राइट की तरफ से विंध्यन माउंटेन से निकलने वाली कुछ रिवर, यहाँ पर विंध्य पर्वत है, उससे निकलने वाली कुछ जो है रिवर्स मिलती है। सबसे पहली एक रिवर है जो कि नाम है चंबल। ठीक है, ये यमुना की बात कर रहा हूं मैं, ये यमुना है और यमुना की सहायक नदी है चंबल, ध्यान रखना गंगा की नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और रिवर आती है जिसका नाम है बेतवा। ठीक है, और उसके बाद जो है एक और रिवर है जिसका नाम है सिंध रिवर। चंबल, सिंध, बेतवा और एक रिवर है केन। ये सारी रिवर यमुना की सहायक नदियां है। उसके बाद दूसरी रिवर जो यमुना के अलावा एक और जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है जो कि गंगा में आके मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वीडियो में भी बताया गया था कि कौन सी रिवर साउथ की तरफ से आके मिलती है, और ये यहाँ पर नहीं है। इसको थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहेंगे, ये गलत जगह पर ड्रॉ हो गया है। तो हम इसको बताते हैं कि ये जो रिवर आती है साउथ की तरफ से बहते हुए आती है, तो ये रिवर साउथ की तरफ से आती है, तो एक स्थान है पटना, वहां पर आकर गंगा में मिलती है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सोन नदी, इसलिए इसको पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। तो ये जहाँ पे दोनों तरफ पानी का जल दुर्ग बन जाता है तो ये सुरक्षित स्थान हो जाता है, इसलिए पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। पूछते हैं ये बात। तो सोन नदी भी इसकी एक सहायक नदी है और राइट की तरफ से आके मिलती है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना इस तरफ माउथ है रिवर का, तो ये इसका राइट हो गया और ये इसका लेफ्ट हो गया। तो राइट की तरफ से हमें दो ही नदी मिली, यमुना और सोन। यमुना जो नदी है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। इसके अलावा भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी ही है। ठीक है, गंगा की भी सबसे बड़ी है और भारत की भी सबसे बड़ी है, काफी बड़ी लेंथ है। तो ये इसके अंदर चंबल, सिंध, केन, बेतवा ये रिवर आके मिलती है और सोन डायरेक्टली गंगा के अंदर आके मिल जाती है। अब बात करते हैं वो रिवर्स जो कि लेफ्ट की तरफ से गंगा के अंदर आके मिलती है। गंगा के अंदर आके सबसे पहले जो रिवर मिलती है उसका नाम लिख लीजिए कि घाघरा रिवर। घाघरा रिवर जो है वो गंगा के अंदर आके मिलती है। इस घाघरा रिवर के किनारे पर घाघरा का युद्ध आपने सुना हुआ है। इसके अलावा इस रिवर के अंदर एक और रिवर आके मिल जाती है जिसका नाम है शारदा। शारदा रिवर घाघरा में आके मिल जाती है और ये घाघरा रिवर हो गई। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि घाघरा रिवर को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए गंडक, एक रिवर है जिसका नाम है गंडक, वो भी गंगा के अंदर आके मिल जाती है। फिर उसके साथ साथ एक और रिवर है जो कि बिहार में आके मिलती है, बिहार में। इस रिवर का नाम है कोसी। बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो है अपना रास्ता बदलती रहती है। हम इधर बांध बना देते तो ये इधर से निकल लेती है, इधर आदमी शिफ्ट हो जाए, इधर आके रहने लगे तो इधर से शुरू हो जाती है। तो ये बिहार का शोक है, कोसी माई भी कहा जाता है बिहार में इसको। उसके अलावा जो है ये एक और रिवर है जिसका नाम है महानंदा।
ये महानंदा रिवर भी गंगा के अंदर मिलती है। ठीक है, महानंदा। तो ये इसकी गंगा की सहायक नदियां हो गई, जो कि आपको हेल्पफुल होंगी, काफी हेल्पफुल होंगी। और ये जो है आपको क्या बोलते हैं, मतलब स्ट्रेंथन करेगी आपके कंसेप्ट को। आपको ये रिवर सारी याद होनी चाहिए, ये आपको हेल्प करने वाली है। कोई और रिवर भी क्या रह गई है क्या? कोसी हो गई, महानंदा हो गई, मुझे लगता है सारी ही रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर तो हो ही गई है। तो उसके बाद हमने साउथ की तरफ से बहती हुई नदियां भी देख ली है। तो गंगा नदी जब पहुंचती है वेस्ट बंगाल के पास यहाँ पर, तो यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है फरक्का। इस फरक्का नामक स्थान पर पहुंचती है तो यहाँ पर एक बैराज बनाया हुआ है जिसका नाम है फरक्का बैराज। ठीक है, तो मेन रिवर तो चली जाती है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ, जगह बना देते हैं। फरक्का बैराज से मेन रिवर कहाँ चली जाती है? तो यहाँ पर चली जाती है बांग्लादेश के अंदर, और उसका नाम पड़ जाता है वहां पर पद्मा। इस पद्मा में एक रिवर आके मिलती है, ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको बांग्लादेश के अंदर जमुना कहा जाता है। ठीक है, और जब ये दोनों रिवर मिल जाती है तो आगे इसका नाम मेघना पड़ जाता है। तो गंगा को क्या कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर? पद्मा। लेकिन जब उसमें जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र आके मिल जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? मेघना। और फाइनली ये मेघना डिस्ट्रीब्यूटरीज, इसके अंदर से छोटी छोटी ब्रांचेज निकल जाती है, और ये कभी ब्रांचेज जो कभी भी नहीं मिल पाती फिर बाद में, उनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो आपको कौन कौन सी नदियां दिखाई दी? एक तो यमुना इसकी सहायक नदी है, फिर घाघरा, गंडक, कोसी नदी, सोन नदी, महानंदा नदी। ठीक है, इतनी सारी इसकी सहायक नदियां याद हो गई। और यहां से एक छोटा सा चैनल डाइवर्ट किया गया है जिसको कहते हैं हुगली नदी। इस हुगली नदी के किनारे पर यहाँ पर है कोलकाता। कोलकाता समुद्र के किनारे पर है, फिर भी एक बंदरगाह के रूप में काम करता है, क्योंकि हुगली नदी इसको बे ऑफ बंगाल के साथ जोड़ती है। ये भी ध्यान रखेंगे, बे ऑफ बंगाल के साथ इसको हुगली नदी जोड़ती है, और ये नेविगेबल रह जाता है, मतलब यहाँ पे नावे वगैरह, जहाज वगैरह जा पाते हैं इतनी अंदर, कोलकाता के अंदर। तो ये हमारी हो गई गंगा की कहानी। मुझे लगता है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम दूसरी रिवर की तरफ बढ़ते हैं, और उस रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, इसको हम काउंट करते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपको ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो दिखाई देती है, जो वो भारत के अंदर कम दिखाई देती है, और चाइना के अंदर ज्यादा उसकी लेंथ दिखाई देती है। तो इसलिए वैसे तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर गंगा से लंबी है, लेकिन भारत के अंदर इतनी ज्यादा ये नहीं बहती। तो भारत के अंदर कौन सी सबसे लंबी है, ये पूछ लेता है। तो भारत के अंदर सबसे जो लंबी है उसको कहा जाता है गंगा, ब्रह्मपुत्र को नहीं कहा जाता। अब ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन जो है विदेश में है। कौन सी रिवर का ओरिजिन जो है वो भारत में नहीं है। दो रिवर दिखाई देगी, एक यहाँ से जाने वाली रिवर है ऊपर की तरफ जिसका नाम है सिंधु नदी, और एक रिवर यहीं से इस तरफ चलेगी जिसका नाम है तिब्बत के अंदर, जिसको कहते हैं सांगपो। चाइना का पार्ट है फिलहाल तिब्बत, स्वायत्त प्रदेश है। तो इधर से ये रिवर बहते हुए आती है, और तब ये जब बहते हुए आती है तो तब इसमें इतना ज्यादा पानी नहीं होता है। ठीक है, जब ये ऐसे बहते हुए आती है तो इसमें ज्यादा पानी नहीं होता है। मैं इसको पिक्चर को थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आप चीजों को अच्छे से और अच्छे से समझ पाए, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर का मतलब है हमको अरुणाचल प्रदेश को भी पढ़ना है। अब मुझे लगता है पिक्चर अच्छे से दिखाई देगी। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि क्या कहानी है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, पहले तो ये पूछ लेते हैं। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, मानसरोवर झील है उसके पास से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। तो यहाँ से एक और रिवर जाती है जिसका नाम है इंडस रिवर, सिंधु नदी, वो भी भारत में नहीं उदय उसका होता है। तो ये पैरेलल, हिमालय के पैरेलल बहती हुई जाती है, और क्योंकि हिमालय की दूसरी तरफ है तो इसका सोर्स ऑफ वाटर क्या है? आइस। इसलिए इसमें पानी उस समय पे इतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, और जब ये रिवर आगे बढ़ती है तो अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान से सीधा राइट एंगल मुड़ जाती है। इस स्थान को कहते हैं नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा। ठीक है, अब इस नामचा बरवा पर्वत है असल में यहाँ पे। तो कहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो राइट एंगल पे मुड़ जाती है, बिल्कुल साउथ डायरेक्शन में चलने लग जाती है। तो नामचा बरवा, और वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये रिवर है ये एक बहुत बड़ा गोर्ज बनाती है जिसको कहते हैं खड्डा। ठीक है, इसको कहते हैं दिहांग गोर्ज। क्यों?
क्योंकि ये जो रिवर है जिसको हम तिब्बत में सांगपो कह रहे थे, या भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो तिब्बत में कहते हैं, इसको अरुणाचल प्रदेश में नाम दिया गया है दिहांग रिवर। तो यहाँ ये दिहांग रिवर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और इसके अंदर एक रिवर आके मिल जाती है इधर से जिसका नाम है दिबांग। दिहांग दिबांग दोनों मिल जाती है। इस दिबांग के साथ में आके ही इसमें एक रिवर और मिल जाती है जिसको लोहित रिवर कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां शुरू हो गई, मेरा कहने का मतलब ये है। एक तो दिबांग हो गई, मैं अलग से लिख देता हूँ, एक तो दिबांग हो गई, और ये भी देखना है कि लेफ्ट की तरफ से आके मिली है, राइट की तरफ से आके मिली, एक हो गई लोहित। तो दो ही रिवर आपको याद फिलहाल यहाँ पे रखनी है जो ब्रह्मपुत्र में राइट की तरफ से आके मिल रही है। अब लेफ्ट की तरफ से भी कुछ रिवर आकर मिलती है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अलग से बना दूं तो आपको वो सारी रिवर अच्छे से दिखाई देंगी। देखिए, मान लीजिए ये रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, दिहांग में दिबांग आके मिल गई और लोहित भी आके मिल गई। अब इस रिवर के अंदर एक रिवर आके मिलती है जिसका नाम है शुभंसरी। इंग्लिश में लिख सकते हैं शुभंसरी। ये किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके बाद एक और रिवर आके मिल जाती है जिसका नाम है कामेंग। उसके बाद एक और रिवर है जिसका नाम है मानस रिवर, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और रिवर है जिसका नाम है संकोश। ये सारी की सारी रिवर आप 3-4 बार इसको बार बार पढ़ेंगे तो आप कैसे पढ़ने लग जाएंगे, सुबनसरी, कामेंग, मानस, संकोश। अपने आप एक पोएम की तरह एक लाइन आ जाएगी, सुबनसरी, कामेंग, मानस, संकोश। और फाइनली एक रिवर और है जो मैं थोड़ा सा इन रिवर्स को यहाँ लिखे रहने दें तो मैं आगे बताता हूँ कि ये रिवर कैसे आगे मिल रही है। अब जब ये रिवर आ जाती है असम के अंदर तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। तो असम के अंदर इसका नाम क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र। जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या था, दिहांग, और तिब्बत में सांगपो था। लेकिन ये असम में आके लंबी दूरी तय करती है और यहाँ इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अब जब ये रिवर एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर तो इधर से गंगा की पद्मा आ गई है, इधर से इसका नाम पड़ जाता है जमुना बांग्लादेश में। और जब पद्मा और जमुना होती है मिलती है तो यहाँ पर मेघना रिवर हो जाती है। यहां से सिक्किम से निकल के एक नदी आ रही है, ठीक है, पश्चिमी बंगाल में थोड़ा सा बह के जाती है, और ये रिवर है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका नाम है तीस्ता, ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शन पूछ लेता है कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीस्ता जल समझौता किस किस देश के बीच में, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है तीस्ता जल समझौता, ठीक है। तो फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि सांगपो है, भारत में आती है तो दिहांग हो जाती है। ये हो गया सांगपो, तिब्बत के अंदर इसका नाम। मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, इधर से एक रिवर आ जाती है जिसका नाम है दिबांग, और दिहांग इसका नाम कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। दिहांग के साथ एक और रिवर आ जाती है जिसका नाम है लोहित। तो ये सारी लेफ्ट बैंक की रिवर्स हैं। उसके बाद देखिए जब ये असम में जाती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और इसी दौरान इसमें बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे देखिए सब, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश, सबका मान, संकोश। और फिर फाइनली एक जब ये रिवर जो है बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है तो एक और रिवर आके मिल जाती है जिसका नाम है तीस्ता। तो ये हो गई इसकी सारी की सारी सहायक नदी। लेकिन जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। ये जमुना फाइनली गंगा, जिसको बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, उससे मिल जाती है, और दोनों ही मिलके मेघना बनाती है, और मेघना फाइनली बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। तो वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है, क्योंकि इधर से गंगा आई थी, इधर ब्रह्मपुत्र, और इसका डेल्टा बन गया। तो इस तरीके से संसार का सबसे बड़ा डेल्टा भी आपसे पूछ लेते, तो सुंदरवन का डेल्टा है जो कि भारत और बांग्लादेश के अंदर सीमाएं जिसकी बनती है। तो हमने 2 रिवर कर ली, एक रिवर है गंगा और दूसरी रिवर है ब्रह्मपुत्र। तो टाइम देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम अभी तो हमारे पास टाइम है तो हम एक रिवर सिस्टम और भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम जो है उसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं गंगा रिवर ना करके, गंगा तो हो गई है ना, तो हम करेंगे सिंधु नदी तंत्र को कर लेते हैं, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट तंत्र है और उससे क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, तो सिंधु नदी में ज्यादा नदियां नहीं पढ़नी, पहली बात तो ये है। सिंधु नदी में लिमिटेड सी नदियां हैं, बस सिंधु नदी को समझ लेते हैं कि सिंधु नदी जो है निकलती कहाँ से। देखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि मानसरोवर लेह की तरफ से ये रिवर निकलती है और लद्दाख के क्षेत्र से जो है इंडिया में जाती है, और जब ये पाकिस्तान में चलती है तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, और फाइनली जो है ये अरब सागर में बहती हुई आके गिर जाती है। ये इसका एक सिंपल कोर्स हो गया है, यानी कि हम मेन सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सिंधु नदी जो है उसकी सहायक नदियां भी तो देखनी जरूरी है ना। तो सिंधु नदी में जो है सब उसकी सबसे लंबी सहायक नदी जो अगर बात करते हैं तो वो चेनाब नदी है। बाकी नदियां चेनाब में आके मिलेंगी। देखिए, सिंधु के बाद अगर बात करें तो झेलम नदी है जो कि चेनाब में आके मिल जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ एक रावी नदी है जो कि चेनाब में आके मिल जाती है, और एक व्यास नदी है। ठीक है, व्यास नदी आके सतलुज में मिल जाती है, और सतलुज नदी जो है वो फिर से आके मिल जाती है किसमें, जो चेनाब रिवर है इसी के अंदर मिल जाती है, और फाइनली चेनाब का पार्ट बन के फाइनली इसमें मिल जाती है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ऊपर तो है इंडस यानी कि सिंधु, फिर उसके बाद दूसरी नदी जिसके बारे में बात करेंगे झेलम। ठीक है, झेलम रिवर होगी, तो झेलम रिवर के किनारे पर श्रीनगर है, श्रीनगर शहर झेलम से नदी के किनारे पर है। उसके बाद जम्मू शहर की बात करें तो चेनाब नदी के किनारे पर है, नीचे चेनाब नदी हो गई। और उसके बाद जो है जो रिवर है आ गई रावी, व्यास और सतलुज। ये सारी रिवर जो है वो इसकी सहायक नदी है, लेकिन कभी कभी ज्यादा डीप बात बना देता है। ये सारी पहले चेनाब में जाके मिलती है तो ये इसकी हो गई ट्रिब्यूटरी, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी होगी, और चेनाब इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी होगी जो इंडस में आके मिल जाएगी। तो ये हमारी सिंधु नदी तंत्र है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी आपको ये रटी होनी चाहिए, मतलब बार बार रिवाइज करेंगे, ड्रॉ करेंगे तो आपको सब चीजें पता चल जाएगी, बिल्कुल एज इट इज जैसा मैप में होता है ऐसे ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, ये क्लास हम यहीं पे थ्योरी खत्म करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो जरूरी नहीं कि जो टॉपिक आज पढ़ा उसी से है, कुछ टॉपिक जो कल पढ़ेंगे उससे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। 10 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं तो पिछली क्लास के अंदर, तो हम 11वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे, और 11वां क्वेश्चन आज के टॉपिक से नहीं, हो सकता है कुछ पेनिनसुलर रिवर से भी आपको जो है क्वेश्चन देगा। तो इसको थोड़ा ये नहीं देखना कि सर ये तो करवाया नहीं है, क्योंकि ये आपको थ्योरी में करवा नहीं रहा, ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी होंगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कहा था कि जरूर ये हमें डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये जो रिवर 11वां रिवर है क्वेश्चन है, ये पेनिनसुलर रिवर से लिया गया है कि वाटरफॉल मेड बाय नर्मदा रिवर एट मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर इन मध्य प्रदेश। तो मैंने देखिए कितनी चीजें आपको समझाई कि नर्मदा रिवर जो है वो एक वाटरफॉल बनाती है, यानी कि जल प्रपात बनाती है, झरना बनाती है, और मार्बल रॉक्स पे बनाती है। ऐसी रॉक्स जो मार्बल की चट्टानों से बनी हुई है, और कहां पर है, जबलपुर की डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश की। इतने सारे क्वेश्चन सच में आते हैं, तो वो कौन सा जलप्रपात या झरना बनाती है? तो सही आंसर इसका जोग फाल है, या शिव समुद्रम है, या धुआंधार फाल है, या नोआखिली फाल है। तो इसका सही आंसर आपका होगा धुआंधार फाल। तो धुआंधार जलप्रपात बनाती है कहां पर, मार्बल रॉक्स में। मार्बल रॉक्स जो कि जबलपुर में है, जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से वो पूछ सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन में सारी चीजें लिखी दी है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी के ऊपर है, ये कभी कभी आ जाता है। तो इसका सही आंसर है ये कावेरी नदी के ऊपर है। इसको आप याद कर लीजिए, शिव समुद्र जलप्रपात जो है परियोजना जो है वो किस नदी पर है, कावेरी नदी के ऊपर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच रिवर फ्लोज थ्रू कश्मीर वैली। मैंने आपको बता दिया है झेलम, अभी हमने आप बात करी थी। तो कौन सी रिवर है जो कि कश्मीर वैली से फ्लो करती है? इंडस नहीं है, मैंने बताया था झेलम। चेनाब जम्मू से फ्लो करती है, रावी पंजाब से जो है वो
फ्लो करती है। तो आपको आंसर अगर देखना चाहते हैं तो जरूर देख सकते हैं। इस पे क्लिक कर देता हूँ और मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। आंसर झेलम ही है। झेलम के किनारे पर कश्मीर है और झेलम की ही एक झील निकली हुई है झेलम के अंदर से, जो काफी पेपर में पूछी जाती है। ओक्सबो लेक कहते हैं उसको। डल झील है वहां पर। डल झील जो है वहां पर झेलम की ओक्सबो लेक कहते हैं उसको, यानी कि गोखुर झील। नदी ने रास्ता बदल लिया। नदी ऐसे ऐसे करके जा रही थी और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि कुछ पार्ट इधर ही छूट गया और नदी फिर से सीधी निकल गई। तो जैसे गो गाय का खुर होता है, ऐसी एक झील बन जाती है। इस झील का नाम है डल झील, जो कि झेलम से बनी है, ध्यान रखना। ठीक है, और श्रीनगर के किनारे पर है। चेनाब के किनारे पर हमने बताया कि जम्मू है। ठीक है, तो आपको ये ऐसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि हम नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। एट विच रिवर कोस्ट जम्मू इज सिचुएटेड, ऑलरेडी वी हैव डन इट। तो हम इसका सही आंसर क्या है कि वो चेनाब नदी के किनारे पर जम्मू है। झेलम के किनारे पर श्रीनगर है। इंडस का नहीं क्वेश्चन पूछेगा। रावी जो है वो पंजाब के अंदर से बहती है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने झेलम इंडस रिवर के बारे में बता दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवाइज कराऊंगा। तब मैं बताऊंगा कि सतलुज कहाँ से निकलती है। इसके अलावा सतलुज रिवर जो है वो भारत में कहाँ से एंटर करती है। सतलुज रिवर पर कौन सा बांध बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट नहीं इकट्ठा करना चाहता। क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन करते हैं, एमसीक्यू करते हैं, तो दिमाग खाली हो जाता है। तो जब थ्योरी पढ़ते हैं तो दिमाग जो है गिलास एक तरीके से पूरा भर जाता है। तो हमें अपने दिमाग को भर के खाली करना भी जरूरी है। फाइनली तो हमको क्वेश्चन ही मिलने हैं ऑब्जेक्टिव, और क्वेश्चन को जो है अच्छे से हमको जो है आंसर देना पड़ेगा। सतलुज रिवर ओरिजिनेट्स एट विच प्लेस, सतलुज नदी किस स्थान पर उत्पन्न होती है। मैंने आपको ये पिछली क्लास में बताया था कि एक लेक है जिसका नाम है राक्षस ताल, और मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर है जो, और ये उत्तराखंड है, और यहाँ पर चाइना में मानसरोवर झील के पास एक लेक है जिसका नाम है राक्षस ताल, या लेक राकस भी कहा जाता है उसको, कल बताया था। उससे सतलुज रिवर निकलती है और हिमाचल प्रदेश के शिपकिला दर्रे से जो है ये अंदर के अंदर जाती है। शिपकिला दर्रा आपको याद रखना है तो दोनों तरीके से याद रख सकते हैं कि शिपकिला दर्रे से कौन सी नदी एंटर करती है। दर्रा क्या होता है, एक चट्टान है। इस पूरे रास्ते में आपको जगह नहीं मिला, एक चट्टान और है, तो ये एक रास्ता बन गया। यहाँ से आप इजीली को सड़क वगैरह बना सकते हैं। तो इस रास्ते से नदी भी अपना रास्ता बना रही है। तो ये शिपकला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और इसके अंदर से सतलुज रिवर जो है वो भारत के अंदर एंटर करती है। ठीक है, राक्षस ताल से निकलती है तिब्बत के अंदर। सियाचिन ग्लेशियर तो कश्मीर के अंदर है, इससे नहीं निकलती है। और सत्तोपंथ ग्लेशियर अभी बात की थी हमने कि सत्तोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर निकलती है जो कि उत्तराखंड के अंदर है। ये भी आंसर सही नहीं हुआ क्योंकि सतलुज तो भारत तिब्बत में निकलती है। और पिंडर ग्लेशियर भी हमने देखा था कि पिंडर रिवर आके मिल जाती है अलकनंदा के अंदर। ठीक है, कर्णप्रयाग पर। तो ये पिंडर ग्लेशियर भी आंसर नहीं है क्योंकि सतलुज तो बाहर से निकल रही है। अगर आपने गंगा को भी स्टडी कर लिया तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली आंसर दे सकते हैं। झेलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम झेलम रिवर। देखिए मैंने ये चीज आपको नहीं करवाई है, नेक्स्ट मैं एक एक रिवर का ओरिजिन प्लेस जरूर करवाऊंगा, क्योंकि थोड़े से फैक्ट ज्यादा हो गए थे। मैंने इंडस को इतना डीप नहीं करवाया ताकि आपको बर्डन ना फील हो। झेलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर, तो झेलम से एक लेक निकलती है, हमने अभी बात की थी, डल झील है। लोनार लेक तो महाराष्ट्र के अंदर है, बिल्कुल गलत है। वुलर लेक भी कश्मीर के अंदर है, लेकिन इससे झेलम नदी नहीं निकलती। देखिए वेरीनाग लेक, इससे निकलती है झेलम नदी, ध्यान रखना, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से निकलती है झेलम रिवर। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच प्लेस इंदिरा गांधी कैनाल इज एक्सट्रैक्टेड, कहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो निकाली गई है और राजस्थान में लेके जाई गई है, और इसी वजह से राजस्थान में हरा भरा हो गया है। वेस्टर्न राजस्थान में जो है काफी हरियाली हो गई है। तो इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है। हरिके बैराज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ व्यास एंड सतलुज, भाखड़ा डैम, हीराकुंड डैम, और रिहंद डैम। तो सबसे पहले तो हम कुछ ऐसी क्वेश्चन को काटेंगे क्योंकि राजस्थान की तरफ की बात हो रही है। तो हीराकुंड तो महानदी के ऊपर है जो कि उड़ीसा के अंदर है, ये तो हमारा ऑप्शन कट रहा है। रिहंद डैम रिहंद नदी के ऊपर है, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट रहा है। इंदिरा गांधी, हमें चलना है वेस्ट की तरफ भारत में। तो यहाँ पर भाखड़ा डैम आपको दिखाई देगा, भाखड़ा से नहीं, हरिके बैराज
इसके कॉन्फ्लुएंस होता है, यहाँ पर दो नदियां मिलती हैं, जहाँ व्यास और सतलुज नदी आपस में मिलती है, वहाँ एक बैराज बना हुआ है जिसका नाम है हरिके बैराज, और वहां से ये रिवर निकलती है। थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया है, क्योंकि मैं काफी टाइम बात कर रहा है, मैं इसका आंसर देखना चाहूंगा कि ताकि आपको गलत ना बता। हाँ बिल्कुल ठीक है, हरिके बैराज से ही ये जो है इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, और उसको राजस्थान में रेगिस्तानी एरिया में ले जाया गया और उसको हरा भरा करने की कोशिश की गई। ठीक है, अब सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेक मेड बाय डैम भाखड़ा एट सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जो है उसके ऊपर एक बांध बनाया गया, सतलुज रिवर है उस पे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है पंजाब के बॉर्डर पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है भाखड़ा बांध। ठीक है, उस भाखड़ा बांध पे जब बनाया गया तो यहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, ये बांध बना दिया स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर एक बड़ा जलाशय इकट्ठा हो गया जिसको लेक कहा जाता है। उस लेक का नाम क्या है? क्योंकि पंजाब में के कॉर्नर पे है तो उसका नाम रखा हमने गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर लेक, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के गुरु हैं, उस हिसाब से वहां के नेमिंग भी उसको कर दी गई। सरदार सरोवर जो बांध है वो नहीं है, कि सरदार पटेल कहाँ पे था? गुजरात के अंदर। ठीक है, तो गुजरात के अंदर सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। पुलिकट लेक ये तो आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये भी आंसर ठीक नहीं है। चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर, ये भी आंसर ठीक नहीं है। तो कौन सी लेक बनी है सतलुज पर भाखड़ा डैम बनाने के बाद? गोविंद सागर लेक बनी हुई है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच रिवर इज कॉल्ड एज द मोन ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का शोक किस रिवर को कहा जाता है? हमने देखा था कि एक रिवर है जिसका नाम है कोशी, वो बिहार का शोक है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और रिवर पढ़ी थी जिसका नाम है वांगो नदी। वांगो नदी यानी कि येलो रिवर, ये चाइना का शोक है, चाइना में बाढ़ वगैरह करके परेशान करती है, ऐसे कोशी नदी बिहार में बाढ़ करती है। उसके बाद हमने कहा था कि दामोदर नदी जो है वो आके मिल जाती है इसके अंदर, हुगली के अंदर, और दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, अब एक और रिवर है जिसका नाम है महानदी। तो इसका आंसर मैं देखना चाहूंगा क्योंकि मैं डाउटफुल हो जाता हूँ कभी कभी। एग्जैक्ट आंसर मुझे लगता है यही होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आंसर है। आप भी इस तरीके से अपने आप को जज कर लीजिए साथ ही साथ, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल अच्छा आंसर, सही आंसर है। तो इस तरीके से आपको डन। विच रिवर इज कॉल्ड एज मोन ऑफ उड़ीसा, तो हमारा आंसर हो गया क्या? महानदी। ठीक है, तो ये हो गया। हुगली नहीं है, दामोदर बंगाल का है, स्वर्ण रेखा एक अलग रिवर है। विच रिवर इज कॉल्ड एज द बिगेस्ट बायो डेजर्ट बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ सीवेज पोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है बहुत सारा सीवर का पोल्यूशन जो होता है उसको जाने की वजह से किस रिवर को बिगेस्ट बायो डेजर्ट कहा जाता है? ऐसा डेजर्ट जिसमें बायोलॉजिकल वेस्ट पड़े हुए हैं, वो रिवर को जो है ना वो सड़ गई है, वो रिवर बहुत ज्यादा उसकी क्वालिटी कम हो गई है। किस नदी को भारत का सबसे बड़ा जैव रेगिस्तान कहा जाता है? दामोदर रिवर, महानदी, हुगली, गंगा। गंगा काफी अच्छा फ्लो करती है, इसमें इतनी पोल्यूशन नहीं। हुगली नदी में पॉसिबल हो सकता है, महानदी एक बड़ी नदी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर जो कि बंगाल का शोक है, तो इस वजह से बंगाल की पॉपुलेशन भी ज्यादा, सीवेज वगैरह इसमें बढ़ा हुआ है, इसलिए इसको द बिगेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ जो है इंडिया कहा जाता है। विच रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम द त्र्यंबक प्लेस। अब देखिए पेनिनसुलर रिवर के क्वेश्चन आ गए। कौन सा जो है रिवर है वो जो कि त्र्यंबकम प्लेस एक स्थान है नासिक में, महाराष्ट्र में, वहां से निकलता है। तो पेनिनसुलर रिवर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की बात शुरू हो गई है। तो क्वेश्चन पहले करेंगे तो हमको टॉपिक में और हेल्प हो जाएगी पढ़ते टाइम। तो महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट के पास जो है इस तरह का एक स्थान है जिसका नाम है नासिक। यहाँ से एक रिवर, यहाँ पर इसे एक नासिक से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है गोदावरी, जिसको बूढ़ी गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये रिवर जो है नासिक में जहां से निकलती है उस स्थान को कहते हैं त्र्यंबक पठार, त्र्यंबक प्लेस कहते हैं। तो जितने भी जहां से रिवर्स निकलती है वो हमेशा होली प्लेस होते हैं इंडिया के अंदर, तो यहाँ त्र्यंबक पठार बनाया हुआ है। इसका सही आंसर हो गया गोदावरी। चलिए हम इसको यहीं पे एंड अप करते हैं क्लास को, क्योंकि हमने
10 क्वेश्चन भी कर लिए हैं, उनके साथ उनके ऑप्शन के साथ कुछ 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कर लिए हैं। 30 के आसपास 40 के आसपास क्वेश्चन हो गए होंगे। और थ्योरी में हमने 3 रिवर्स को पढ़ लिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप चलते चलते बस ये ध्यान रखना है कि जो मोटिवेशन टॉक हम करते हैं उसी का पार्ट के रूप में आपको बता देता हूँ कि एक राष्ट्रपति थे अमेरिका के जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। ठीक है, संघर्ष का जीवन देखना है तो इसकी कहानी जरूर पढ़े। 17 बार इलेक्शन हारे थे, फिर 18वीं बार फिर भी फाइट किया और जीत गए और राष्ट्रपति बन गए, सीधा अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए वो। ठीक है, तो ऐसे ही स्पिरिट होनी चाहिए कि हार से घबराना नहीं है। न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा। ठीक है, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, मतलब समय के मस्तक पर खुद ही लिखोगे अपनी कहानी मेहनत से। मेहनत करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोकता। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब ज्यादा मेहनत कीजिए, सारा फोकस पढ़ाई पे कर लगा दीजिए। मैक्सिमम मेहनत जितनी ज़्यादा कर सकते हैं उतनी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आपको सक्सेसफुल होने से कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।